सड़क मंत्रालय का कितना है? 2,78,000 करोड़ रुपए, 5.5%, और उसका शायद 0.5% है पर्यावरण मंत्रालय का। ये जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं पर्यावरण मंत्रालय की, उनका टोटल बजट साल का 192 करोड़, जिसमें से आधा बजट 102 करोड़ तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही है, बाकियों का लगभग कुछ भी नहीं है। तो मैं इससे आपको ये अंदाज़ा देना चाहता हूँ किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं उनको कैसे कमज़ोर किया गया। तो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी बोल लिए, अब आपके सवाल होंगे तो बाकी बातें सवालों के जवाब में। धन्यवाद। आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है। रवि जी को सुनना मतलब नई बातें जानना, सीखना, एक क्लास अटेंड करने जैसा होता है। तो रवि जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दरमियान हमारे मल्लिगे यहाँ आई हुई हैं और बेंगलोर से आई हैं। मेरा ख्याल है कि ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन में भी ये काफ़ी एक्टिव रही हैं, तो उनका हम सब स्वागत करते हैं। एडुलू कर्नाटक में भी ये फ्रंट इस पर रही हैं, तो मैनेज करने में पूरा जो कैंपेन मैनेज करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो आपका स्वागत है। अब मैं आशीष जी को बुलाऊंगा और वो हमें आजीविका के और प्रकृति के इस पर उनके एक्सपेरिमेंट, उनकी वेबसाइट पर तो हज़ारों आपको मिल जाएंगे देखने जैसे, तो थोड़ा सा हमें इनको परिचय देंगे। आशीष जी। धन्यवाद दीपक भाई। रवि जी एक तरह से हमारे अध्यापक रहे हैं, तो उनके बाद जाना ठीक भी है, सही भी है। और हिमालय का परिप्रेक्ष्य उन्होंने दिया है, उसके संदर्भ में अगर हम भारत भर को देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिना हिमालय का भारत का कोई आइडेंटिटी, कोई अस्तित्व नहीं है। आज अगर हम देखते हैं तो दुनिया भर में, न केवल भारत, दुनिया भर में जो अलग अलग तरह के जो संकट हमारे ऊपर छाए हुए हैं और एक दूसरे से मिश्रित संकट है, ये अलग अलग नहीं है। पर्यावरण का संकट, जलवायु परिवर्तन का संकट, जो शायद सबसे मनुष्य और सभी प्राणियों के लिए सबसे बड़ा है। ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जहर का संकट, हमारे जितने भी हम लोग खासकर शहर में जो रह रहे हैं, वो जो हम खाना खा रहे हैं उसमें इस प्रकार के जहर हैं जिससे हमारे शरीर को क्या क्या असर पड़ रहा है, काफ़ी कुछ तो मालूम भी नहीं हमें। लेकिन तो ये जो पर्यावरण के संकट है, उसके साथ में अगर हम लेते हैं आर्थिक संकट, असमानता की बात करते हैं, भारत और पूरी दुनिया भर में आज जितनी असमानता है वो शायद पूरे इतिहास में कभी नहीं रही। इनइक्वालिटी, ऑथोरिटेरियनिज्म का संकट, कि जो सरकारें हमारी आ रही हैं, न केवल भारत लेकिन काफ़ी जगह पे, वो हमारे जितने भी इतने दशकों से लोगों द्वारा लिए गए जो हमारे आज़ादी है और जो हमारे हक हैं, वो हमसे वापस छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके काफ़ी उदाहरण रवि जी ने दिए। सामाजिक संकट की बहु सांस्कृतिक जो एक हमारा कई हजारों साल से जो एक धरोहर रहा है भारत में, उसको आज की सत्ता कोशिश कर रही है कि एक तरह का धर्म, एक ही तरह का संस्कृति में बदलने की कोशिश। तो इस प्रकार के बहुत सारे संकट हैं। संकटों में नहीं जाना चाहूँगा, सुबह सुबह शायद अच्छा होता भी नहीं है कि बुरी बात करना, और वैसे भी अगर गलती से आपने अखबार पढ़ लिया है तो बैड न्यूज़, खराब खबर तो पढ़ी ही होगी। मैं आजकल पिछले 4-5 साल से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, वैसे भी कुछ खास आता नहीं है उसमें।
इसके संदर्भ में अगर हम आजीविका की बात करें कि हमारा सत्र का विषय है आजीविका और पर्यावरण, आजीविका रोजगार, और आजीविका रोजगार को मैं थोड़ा सा अलग देखना चाहूँगा, शायद दीपक भाई ने भी इसका संकेत किया था। आजीविका में शब्द में जीव छुपा हुआ है, लाइवलीहुड्स में लाइफ छुपा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन आजीविकाओं के बारे में रवि जी ने बताया हिमालय में जो है, चाहे वो किसान के हों, चाहे वो जंगल में रहने वाले लोग हों, चाहे वो लद्दाख और तिब्बत में ट्रेडिंग का आर्थिक जो आदान प्रदान होता था उसका आजीविका हो, ये सब कहीं ना कहीं जो है ज़मीन के साथ, जंगल के साथ, पानी के साथ जुड़े हुए हैं, हवा के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक तो संकट जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है वो इन करीब भारत के 60-70% अभी भी जनता जो ज़मीन के साथ अपनी आजीविका चला रही है, वो एक संकट बहुत बड़ा है। और उसमें अगर हम देख लेते हैं कि जैसे विकास के नाम पे जो परियोजनाएं आती हैं, जिसके बारे में जैसे हिमालय के बारे में रवि जी ने जिक्र किया, उससे पिछले करीब 60-70 साल में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग विस्थापित हुए होंगे। बांध से, माइनिंग, ये खनन से, शहरीकरण से, स्पोर्ट्स से, रिजॉर्ट से, टूरिज्म से कितने लोग विस्थापित हुए होंगे, मतलब अपने घर को छोड़ के कहीं और जाना पड़ा होगा। अंदाजा किसी को? हर साल लगभग 40,000। अरे नहीं, पूरे भारत में पिछले 50-60 साल में। भारत में तो करोड़ों में। इसका एक्चुअली आंकड़ा सरकार के पास तो है ही नहीं, क्योंकि पहले दशकों में जितना भी विस्थापन हुआ उसका आंकड़ा कोई रखता ही नहीं था। लेकिन एक दो प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, जिस बारे में जहाँ से भी उनको आंकड़े मिले, उनका आंकड़ा था लगभग 6 करोड़ लोग। ये 8-6-7 साल पहले की बात है, तो अब उसमें और जुड़ गए होंगे। 6 करोड़ लोग फिजिकली डिस्प्लेस, मतलब वहाँ से अपने घर को छोड़ के, ज़मीन को छोड़ के कहीं और जाना पड़ा है। कुछ का विस्थापन, ये पुनर्वास हुआ भी होगा, ज़्यादातर का पुनर्वास हुआ भी नहीं। तो उनकी आजीविकाएं गई क्योंकि वहाँ से तो निकलना पड़ा। लेकिन उसके अलावा कई करोड़ ऐसे लोग होंगे जो घर पे अभी वहीं हैं, लेकिन उनका जंगल छीन लिया गया, ज़मीन छीन ली गई, पानी छीन लिया गया। वो तो उसका तो आंकड़ा कोई किसी के पास भी नहीं होगा, वो तो बहुत असंभव है उसको लाना। लेकिन सब मिला के हो सकता है 10-15 करोड़ ऐसे लोग हों, 20 करोड़ ऐसे लोग हों। उसमें से काफ़ी कुछ, अगर आप यहाँ पे हमारे झुग्गी झोपड़ियों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि आप यहाँ पे क्यों आए, कहाँ से आए, तो कहानियाँ निकलेंगी कि हमें उस जगह पे हम तो थे लेकिन हमारी ज़मीन छीन ली गई, वहाँ पे हम थे लेकिन हमारी ज़मीन डुबो दी गई, उधर थे लेकिन इतना ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो गई क्योंकि ये नई हरित क्रांति से जो हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर हम नहीं उसको चला पाए, सब चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी, तो वहाँ से हमें निकलना पड़ा। तो विस्थापन से शहरीकरण का जो एक ग्रामीण विस्थापन और शहरीकरण का जो एक रिश्ता है, वो रिश्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो ये तो आजीविकाओं पे संकट। अच्छा, वही लोग फिर आधुनिकीकरण और फैक्ट्रीज बनाने में, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उसमें लेबर चाहिए, तो रोजगार उनमें से कुछ लोगों को मिल जाता है, लेकिन वो रोजगार किस प्रकार का है? सुबह आप आओ 8 बजे 9 बजे, रात को चलाओ 7-8 बजे तक, किसी और के हुक्म पे चल रहा है, वहाँ पे गंदी हवा आप सूंघ रहे हो, जहाँ पे जाके रह रहे हो वहाँ पे आपकी भी स्थिति बुरी है, पानी गंदा है, सब कुछ गंदा है। तो वो जो रोजगार है, या अगर नए सेक्टर में, आईटी में भी ले लीजिए, पुणे तो एक आईटी का शहर है, बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसे लोग सुबह से दिन रात तक, अगर आप बॉस नहीं है तो, और ज़्यादातर बॉस नहीं होते ना, वर्कर्स होते हैं, 8-10 घंटा 12 घंटा आप कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। 10 साल के बाद आपकी हालत जो बुरी होती है वो पूछ लीजिएगा यहाँ के युवाओं को जो आईटी में लगे हुए हैं। पैसा कमा रहे हैं लेकिन जिंदगी कैसी है? तो वो जो रोजगार है इंडस्ट्रियलाइज, जो एक मतलब जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, अपना कुछ वो जो बॉस बोल रहा है वही करना है, उसको मैं बोलता हूँ अंग्रेजी में लाइवलीहुड से हम पहुंचे हैं डेडलीहुड्स। अब उसका हिंदी शब्द शायद ढूंढना पड़ेगा कुछ।
आजीविका से मृत जीविका, पता नहीं क्या बोलना पड़ेगा कुछ, क्योंकि काम तो है, रोजगार है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन एक तरह से अपनी आत्मा को खत्म करने वाला रोजगार। इसीलिए उसमें से काफ़ी लोग जो है वो 10-15 साल में जो है सब कुछ छोड़ के पैसा कमा लिए, कहीं पे ज़मीन खरीद लेते हैं, हिमालय में शायद ज़मीन खरीद लेते हैं और कहते हैं हमें वो सब नहीं करना, हमें ज़मीन के साथ करना है काम। तो ये दो तरह के जो आजीविका रोजगार का जो एक संकट है, उसका पर्यावरण से बिल्कुल सीधा आपको जुड़ाव दिखता है। एक तीसरा, और उसके बाद में विकल्प की बात करूंगा, क्योंकि मुझे सारा खराब मतलब पूरा का टाइम जो है अपना खराब खबर में नहीं लेनी है, लेकिन एक आखिर में ये बोल दूंगा कि जहाँ पे लोग अभी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी आजीविका का खतरा इस प्रकार से भी आया है कि जो एक विविधता थी उसमें, रवि जी ने जैसे बोला कि लद्दाख में जो आजीविका आप करेंगे वो उत्तराखंड में नहीं करेंगे, उत्तराखंड के नीचे वाले घाटियों में जो करेंगे वहाँ ऊपर के पहाड़ में नहीं करेंगे। हर एक जगह विविध आजीविका, विविध रहन सहन, विविध लाइवलीहुड्स, लाइफस्टाइल जो है वो होंगी। उसको हमारे विकास के नाम पे जो है एक ही प्रकार का करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको खेती करनी है तो वो एक प्रकार की होगी, क्योंकि आपको जो है शहरों को खिलाना है, इंडस्ट्रीज को खिलाना है। तो ये होमोजेनाइजेशन जो बोलते हैं, विविधता से एक तरफ, मतलब उसका भी हिंदी मुझे मालूम नहीं क्या हो सकता है, एक रूपता। हाँ, एक रूपता जो है, एकता नहीं, एक रूपता, तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ा खतरा है। इन सब का काफ़ी लंबा विश्लेषण हम लोगों ने किताब निकाली थी 10 साल पहले, चर्निंग द अर्थ, जिसका हिंदी भी एक रूपांतर है पृथ्वी मंथन। उसमें 300 पन्ने में और ज़्यादा विश्लेषण है। अगर आपको और भी ज़्यादा डिप्रेस होना है तो वो किताब पढ़िएगा। हम बढ़ते हैं फिर अब विकल्प की तरफ, क्योंकि ये सवाल तो हमारे सामने आएगा ही कि एक विकास की अवधारणा है, अगर उसमें इतना सारा विनाश हो रहा है पृथ्वी का, लोगों का, तो फिर विकल्प क्या है? विकल्प है क्या? 20 साल पहले यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने कहा था देयर इज नो अल्टरनेटिव। टीना, उसको टीना फैक्टर बोलते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव। हम लोगों का कहना है, और जो ज़मीनी स्तर पे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनका कहना है कि है विकल्प, और विकल्प हम करके दिखा रहे हैं, दिखाएंगे। तो मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं कि हम किस तरफ बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी लोग बढ़ रहे हैं। तो एक तो आजीविका जो हमारी पारंपरिक ज़मीन के साथ जुड़ी हुई जो आजीविका है, उसको चालू रखना, लेकिन इस प्रकार से चालू रखना कि वो एक आज के परिप्रेक्ष्य में और आज के युवाओं के लिए भी वो एक आकर्षित तरह से हम उसको अपनाएं। उदाहरण लेते हैं जंगल का। जंगल में जो आदिवासी या गैर आदिवासी समुदाय जो जी रहे हैं, अपना हक, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वन अधिकार अधिनियम के तहत अपना हक, जैसे गढ़चिरौली में आप देखेंगे महाराष्ट्र में, अपना हक लेके पूरे जंगल का कब्जा वापस लेके, जो पहले था ब्रिटिश सरकार के पहले, वापस लेके वो जो जंगल से सतत तरीके से अपना बैम्बू या तेंदू या अलग प्रकार की चीज़ें, मध, हनी, ये निकाल के जो लोकली और जगह पे बाहर शहरों में जो बेच रहे हैं, लेकिन उनके मूल्य हैं कि हम इस लिमिट से ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि जंगल खत्म हो जाएगा। जंगल में जो जंगल के प्राणी हैं उनको भी उसकी ज़रूरत है। 5 गांव नाम का एक गांव, एक गाँव का वो है महाराष्ट्र में, उनको जब ये हक मिला तो उन्होंने कहा कि हम पूरे जंगल का वैसे तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, सारा तेंदू निकाल के हम या बैम्बू निकाल के हम बेच के जो है गांव के लिए आमदनी कर सकते हैं, लेकिन फिर प्राणियों का क्या होगा? उनको भी उन पेड़ों की ज़रूरत है। तो क्या करते हैं? और फिर इन्होंने कहा कि तेंदू हम क्यों निकालें, क्योंकि तेंदू जाता है बीड़ी बनाने में, तो हम अपनी कमाई से दूसरों लोगों का स्वास्थ्य क्यों बिगाड़ें? तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम तेंदू निकालेंगे ही, बाकी चीज़ें निकालेंगे जिसमें ये मुद्दे नहीं आते हैं, लेकिन तेंदू नहीं निकालेंगे। तो इस प्रकार से लोगों में भी एक तरह से वो एक जो पहले थी, फिर बीच में शायद खो गई, अब वापस आ रही है, एक प्रकार के जो मूल्य हैं, प्रकृति के साथ जीने वाले मूल्य, और हम कमाएंगे ज़रूर, हम अपनी आजीविका ज़रूर से निकालेंगे, लेकिन दूसरों के नुकसान पे नहीं। ये एक बहुत बड़ा वैकल्पिक रास्ता निकल रहा है। दूसरा फिर है
विकल्प अगर हम लेते हैं कि आधुनिक सेक्टर्स में, मॉडर्न ऑक्यूपेशंस में, तो कई जगह पे आप देखें युवा जो लोग हैं आईटी में लगे हैं, कंप्यूटर्स में लगे हैं, लेकिन कंपनियों के मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समुदाय के मुनाफे के लिए, कि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं जिसमें कि लोग फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आपको माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल वगैरह को पैसा नहीं देने की जरूरत है। या अगर हम शहर में कैफ़े चला रहे हैं कॉफ़ी चाय पीने के लिए, उसमें मुनाफे के लिए नहीं लेकिन लोगों के फ़ायदे के लिए, तो हाँ ठीक है, हम जितना उसमें लगा रहे हैं उतना तो वापस आना चाहिए हमारे पास, लेकिन हमारा नॉन प्रॉफिट बिजनेस कर रहे हैं। या फिर जो प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं, वो आधुनिक सेक्टर में भी कुछ प्रोड्यूसर कंपनीज ऐसी हैं जिसमें कहती हैं कि सारे जितने भी कारीगर हैं सबको उतना ही फ़ायदा मिलना चाहिए और हम कंज्यूमर से भी उतना ही लेंगे जितनी ज़रूरत है, उससे हद से ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट्स नहीं कमाने से। तो ये हुआ मॉडर्न सेक्टर में अगर हम आप बात करते हैं। और तीसरा जो शायद सबसे कॉमन है वो एक तरह से मिश्रित है। तो जिस मास टूरिज्म की रवि जी ने बात की जिससे इतना भारी नुकसान हो रहा है हिमालय में, पूरे देश भर में, उसके विकल्प में जो होम स्टेज की जो एक पिछले करीब 20 साल से एक प्रक्रिया चली है, बल्कि लद्दाख से ही शुरू हुई थी, उसके बाद पूरे हिमालय में और देश भर में चल रही है, कि लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक एक्स्ट्रा कमरा हम बना लेंगे, हमारे साथ ही रहें टूरिस्ट, हमारा खाना खाएं, हमारी संस्कृति को सीखें और हम वो जो बाहर से ला रहे हैं हम उनसे सीखें। तो ये होम स्टे बेस्ड इको टूरिज्म जो है असल में जो कम्युनिटी के हाथ में है, ये इको टूरिज्म के नाम पे कंपनियां जो कमाई वो नहीं, लेकिन असल में जो समुदाय के हाथ में है वो, और उसके साथ फिर जुड़ा हुआ अगर हमें वो करना है और टूरिस्ट को भी अच्छी स्वस्थ खाना हमें खिलाना है, तो हमें अपनी खेती जारी रखनी है। तो खेती और उसकी सततता, उसको ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएं, या अगर पहले से ही था तो उसको चालू रखें, वो जुड़ जाता है। इसमें हमारी हस्तकला जुड़ जाती है। कच्छ में हम लोगों ने बहुत गहरा एक अध्ययन किया था, वहाँ पे जो वणकर है, जो वणाट का काम, जो हैंडलूम का काम करते हैं, उनके साथ 2 साल का हमने एक अध्ययन किया था। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि वणाट वापस आई है, ऑर्गेनिक कॉटन जो कच्छ में है, दीपक भाई तो मालूम होगा इसके बारे में, उसको लेके जो है नए प्रोडक्ट्स बने हैं जिसका मार्केट भी है। तो काफ़ी सारे युवा लोग जो अडानी टाटा के फैक्ट्री में चले गए थे या गल्फ में चले गए थे, वो लोग वापस आके जो है वणाट कर रहे हैं, अपने घर पे बैठ के हैंडलूम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की, एक प्रकाश नाम का युवा है, उससे मैंने पूछा कि क्यों आप आईटी में क्यों नहीं गए, आपके काफ़ी सारे दोस्त इतने एजुकेटेड हैं, आप क्यों नहीं किसी उसमें गए। वो कहते हैं देखिए आईटी में, कंप्यूटर में भी जो है मैं ऐसे ही बैठा हूँगा, तो अपने हैंडलूम पे बैठा हूँ, कम से कम ठीक से बैठा हूँ, और जब मुझे उठना है मैं उठ जाऊँगा, जब काम नहीं करना है, आप आके मुझे 2 घंटे के सवाल पूछ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ 2 घंटे बैठा हूँ, कभी और 2 घंटे निकाल लूँगा अपने हैंडलूम पे। अपने घर पे बैठा हूँ परिवार के साथ, जब भी चाय पीनी है पी लेता हूँ, बच्चे हैं आसपास, और जो समुदाय का धरोहर है, कल्चरल सांस्कृतिक धरोहर है, उसको मैं आगे चालू रख रहा हूँ। लेकिन मॉडर्न सेक्टर से भी जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में, अब जो लोग मोबाइल फ़ोन के खिलाफ हैं इंक्लूडिंग मी, वो उनके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है डिलेमा हो, लेकिन अपने मोबाइल में मैं फिनलैंड के किसी युवा के साथ बात कर रहा हूँ कि क्या नए डिज़ाइंस हैं, हम अपने डिज़ाइंस में क्या कुछ और ला सकते हैं जो लोगों को पसंद आए, लेकिन अपनी धरोहर को नहीं छोड़ेंगे। कच्ची छाप जो है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसमें नए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये एक मिश्रित हाइब्रिड ऑक्यूपेशन जिसका मैं कह सकता हूँ, शायद सबसे ज़्यादा कॉमन उसी तरफ लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खासकर युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो खैर ऐसे विकल्प पे अगर मैं बात अगर चालू रखूँगा तो 2 दिन तक बात कर सकता हूँ, इसलिए इसको बंद करता हूँ। और आखिर में 2-4 पॉइंट्स। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आजीविका और पर्यावरण को अगर हमें बचाना है, जिस प्रकार से मैं विकल्प दे रहा हूँ, तो उसमें बिना राजनीतिक लोकतांत्रिक, आपका जो मंच का नाम है, लोकतांत्रिक स्वराज की तरफ बिना बढ़े ये नहीं हो सकता। जब तक लोगों की अपनी सामूहिक जमीन या काम या इक्विपमेंट या टूल्स या रोजगार के जो भी साधन है उस पर पूरा कब्जा जब तक नहीं होगा, कम्युनिटी कंट्रोल, प्राइवेट नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो
लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि 5 साल में हमने एक बार इलेक्शन में अपना मत दे दिया। लोकतंत्र का मतलब जो गांधी जी ने कहा कि वो स्वराज जो जमीनी स्तर पे हो, तो एक तो वो उसमें जुड़ गया। दूसरा आर्थिक लोकतंत्र कि आर्थिक जितने भी संसाधन है उसका अगर कंपनियों और सरकार के हाथ में वो कंट्रोल होगा तो ये आगे हम नहीं, इस तरह वैकल्पिक उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र वो भी, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है सामाजिक बदलाव, क्योंकि इन्हीं समुदाय में असमानता भी बहुत है। जिन कच्ची वणकर की बात मैं कर रहा था, वहां पे पहले महिला कभी भी हैंडलूम पे नहीं बैठती थी। अब क्योंकि बदलाव आया है तो महिला भी हैंडलूम पे बैठ सकती है, महिला अपना जो भी है प्रोडक्टिविटी कर सकती है, क्रिएटिविटी उसमें डाल सकती है और बेच सकती है। तो ये एक लिंग भेद के खिलाफ हो, चाहे वो जातिवाद के खिलाफ हो, तो ये एक सामाजिक परिवर्तन जो हमें लाना पड़ेगा वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और प्रकृति के खुद के का अस्तित्व, हम मानव अधिकार के बारे में तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन प्रकृति के अधिकार के बारे में कितना बोलते हैं? क्या हमारे साथ जो 4 करोड़ 5 करोड़ और पशु और पौधों की जो प्रजातियां हैं उसमें मनुष्य एक ही है 4-5 करोड़ में से, उनके हक नहीं बनते क्या? तो वो प्रकृति का हक, नदी का हक, नदी का बहने का हक जो हम इस्तेमाल करें बांधों के खिलाफ, ये सब भी इसमें फिर जुड़ जाती है। आखिर में इतना ही बोलूँगा कि इस प्रकार से इस एक दिशा में जाने के लिए, जो इस वैकल्पिक दिशाएं हैं उस तरफ जाने के लिए हमारे पास साधन हैं। जमीनी स्तर पे गतिविधियां जो चल रही हैं उससे हमें समाधान मिल भी रहे हैं, सॉल्यूशंस हैं। पॉलिसीज़ को बदलने के लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसमें चुनौतियाँ बहुत हैं। ऑब्वियसली अगर इस तरफ हम बढ़ेंगे तो कंपनियों को अच्छा नहीं लगेगा, सरकारों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी सत्ता और उनका जो मुनाफा है वो हम वापस ज़मीन पे ला रहे हैं। मुनाफा के खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, स्टेटिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, पितृवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो जो उन सत्ताधारियों में जो उनको अच्छा नहीं लगेगा तो वो तो वापस मारेंगे ही हमें, और मार भी रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से हमें जो है धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चुनौती है। हमारे खुद के समुदाय में लोगों के दिमाग काफ़ी, जब लद्दाख की बात आई, लद्दाख में आज पदयात्रा चल रही है, आप लोगों को सबने सुना होगा। सलाम हम लोगों का उनकी तरफ जो लेह से लेके दिल्ली तक इतनी लंबी पदयात्रा करके आ रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के लोग चाह रहे हैं कि हमें संविधान के हिसाब से ही ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो संविधान में है, जो दिया हुआ है। लेकिन लद्दाख के अंदर खुद के लोग अगर उसी दौड़ में चले जो हम लोग जब दौड़े हैं, जो लेह में आपको दिखता है, अगर आप में से कोई लेह गया है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनी जा रही हैं, नए होटल बने जा रहे हैं, 40 कमरे का होटल, 100 कमरे का होटल, वो लद्दाखी खुद बना रहे हैं। तो हमारे समुदाय के अंदर भी जो एक मानसिकता बदली है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस दिशा में जाना है। ये सवाल उठाना पड़ेगा। युवाओं के बहुत फ्रस्ट्रेशंस हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वही पुराने आजीविका में जाना चाहें, वो नए आजीविकाओं में जाना चाह रहे हैं। तो उसका क्या मिश्रित हमारे पास उदाहरण है जो जिस तरफ हम बढ़ा सकते हैं। और युवा अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और कहीं पे मतलब धर्म के नाम पे जो एक दूसरे को मारने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी बजाय इस विकल्प की तरफ कैसे हम उनको आकर्षित करें, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और फाइनली चुनौती है कि ये सब जो हो रहा है, हजारों इस प्रकार की गतिविधियां वैकल्पिक चल रही हैं, लेकिन एक दूसरे अलग हैं, स्कैटर्ड हैं, मिले हुए नहीं हैं एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए हम लोगों ने एक मंच पिछले 10 साल पहले शुरू किया था, विकल्प संगम, जिसकी कुछ पुस्तिकाएँ भी बाहर हैं। तो विकल्प संगम की कोशिश यही है कि जितने इस पर देश भर में इस प्रकार के निर्माण के काम, संघर्ष के साथ निर्माण के काम हो रहे हैं, उन सबको एक मंच पे लाना। ये कोई संगठन नहीं है, कोई टॉप डाउन वो नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल प्रक्रिया है, मंच है। और हमारी अभी 10वें सालगिरह पे कच्छ में हम लोग एक्चुअली मिलने वाले हैं, दीपक भाई भी होंगे उसमें। तो कोशिश यही है कि हम इस तरह से मिलके जो है अपने गतिविधियों को, अपने विकल्पों को और आगे बढ़ाएं, उसका दस्तावेजीकरण करें, मीडिया में डालें और लोगों को बता पाएँ, साथ मिलके पॉलिसी चेंजेस जो लाने हैं,
अभी कुछ महीने पहले हम लोगों ने एक पीपल्स मैनिफेस्टो जनता की तरफ से एक आह्वान कि किस दिशा में भारत को हमें बढ़ाना है वो जारी किया था। इसकी कॉपीज़ हम ये कई भाषाओं में हमारे वेबसाइट पे भी है। तो इस प्रकार से कोशिश है और हम लोग आपके साथ जुड़े होंगे और आपको भी हम आमंत्रित करते हैं कि इसमें आप जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। आपने कहा कि आपके प्रयोग जितने हैं वो उसमें 2 दिन लगते हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये 2 घंटे के सेशन का सवाल नहीं है, पूरे दिन की डिबेट का अलग से एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। और प्रकृति आजीविका पर फुल डिबेट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें दिशा भी तय करनी है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। आज आशीष भाई को आज जाना है बाहर, तो ये रुक नहीं सकते, लेकिन हम चाहेंगे कि ये हमारे साथ दूसरे इश्यूज़ पर भी शामिल रहे, लेकिन उनको जाना पड़ेगा। तो आशीष भाई आपका बहुत शुक्रिया। भुज में मुलाकात आपसे होने वाली है। और मैं अभी हमारे पास आपके कोई सवाल हो तो सवाल ज़्यादातर तो ब्रीफ में ये जवाब देंगे। आप अपनी पर्ची में सवाल लिख के यहाँ छोड़ दीजिए। मीनवाइल 11 बजे प्रोफेसर अरुण कुमार ऑनलाइन हमारे सामने मुखातिब होंगे, तो हम उनको सुनेंगे। और हमारे पास अभी टाइम है, तो मल्लिगे को मैं इनवाइट करता हूँ कि अपना एडुडू कर्नाटका का जो एक्सपेरिमेंट रहा वो कैसे हाउ टू रेप्लिकेट ये आप यहाँ बताएं, तो बहुत हम आपके आभारी रहेंगे। We'll give you time. Answer. लिख के दे दीजिए। आपने लिख के दे दीजिए। No, we'll give you answer. Give your. बोलूंगा, लिख नहीं दे सकता। 2 लाइन बोलूंगा, अगर आप लेंगे तो No, I'll give you time. मैं आपको टाइम दूंगा। ये बीच में से ये क्यों ये सेशन अरुण कुमार के स्पीच के साथ खत्म होगा। ये तो ये मौजूद है इसलिए सवाल जवाब करने का, वो मैं रिपीट करूंगा। बीच में से ये क्योंकि ये टाइम हमारा ऐसा है कि सवाल जवाब अभी हाथ में लेंगे 10 मिनट में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो 11 बजे अरुण कुमार जी आएंगे, तो उनको सुन लेंगे 15-20 मिनट। उसके बाद ये सेशन में सवाल जवाब, आपका सवाल बिल्कुल रहेगा। और कृपा करें और ये सवाल लिख दें, तो इनके सामने पहले से ही रख दें कि ये क्या जवाब देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि 2-2 लाइन में छोटा सा सवाल अपना लिख के यहाँ दे दें, तो जवाब देना इनके लिए भी आसान होगा, हम टाइम भी बचेगा, हम फटाफट से जवाब पर आ जाएंगे। तो प्लीज़ सभी को नमस्कार। और कर्नाटक में एक जो एक्सपेरिमेंट चला वेकअप कर्नाटका का, उसके बारे में थोड़ा शेयर करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया गया है। ये अवकाश आपने दिया, एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो इसके लिए आप सभी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले 2 चीज़ के लिए आपसे अभी एंटिसिपेटरी वेलकम में एप्लीकेशन डाल देती हूँ। ये तो है, मेरी हिंदी बहुत लिमिटेड है, टेक्निकल वर्ड्स हिंदी में आते नहीं है, तो ये कोई मिक्स करिए जी, तो एक बात है। दूसरी बात तो ये है कि कल जो यहाँ पर डिस्कशन हुआ, मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा मीनिंगफुल डिस्कशन रहा होगा। उसमें हम भाग नहीं ले सके, तो कुछ चीज़ रिपीट भी हो सकती हैं, तो कल नहीं आ सके, इसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगते हुए हमारे कर्नाटका के बुजुर्ग साथी, जिनको हम अपना बहुत सारे मूवमेंट्स में अपना लीडर मानते हैं, सर हिरेमठ सर यहाँ पर हैं, तो उनकी बात भी हम कल नहीं सुन पाए, लेकिन आज यहाँ पर हैं, उनसे और भी थोड़ा डिस्कशन बाद में होगा। तो एडेडू कर्नाटका का एक्सपेरिमेंट जो रहा वेकअप कर्नाटक में, एक
ऐसा एक ही नेटवर्क नहीं, बहुत सारे नेटवर्क्स कर्नाटका में इलेक्शन के दौरान काम कर रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आज जहाँ पर हम बात कर रहे हैं दलित और महिला और अलग अलग तरह के कम्युनिटी मूवमेंट्स के ऊपर, तो ये और एक बात यहाँ पर मेंशन करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि कर्नाटक में विधानसभा इलेक्शन से पहले अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस ने, किसी नेटवर्क्स ने एकजुट होके सबसे पहले अगर आवाज़ उठाई है वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो दलित ऑर्गेनाइजेशंस थे। बाबा साहेब अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस जो मनाया जाता है दिसंबर 6 को, उस समय हम सभी लोग अभी आशीष सर बोल रहे थे कि हम अच्छे बात भी बोलेंगे थोड़ा, तो हमेशा हमें ऐसा ही लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस विघटित हो रहे हैं, तो डिवाइड होते जा रहे हैं, बहुत स्प्लिंटर ग्रुप्स बन रहे हैं, ऐसे कैसे हम यूनाइटेड फाइट करेंगे। तो अगर हमारे बीच में ही हम देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हमें मिल रहे हैं आजकल के कुछ सालों का जो हमारा मूवमेंट्स का इतिहास है। तो यहाँ पर हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि ऐसा एक समय जो था जहाँ पर मूवमेंट्स विघटित होते जा रहे थे, शायद वो समय अब बीत चुका है। अब ऐसा समय है जहाँ पर मूवमेंट्स फिर से एकजुट हो रही हो। ऐसा हमने किसान आंदोलन के समय पर देखा, उससे पहले CAA NRC के समय पर CAA NRC का जो बहुत काले कानून लाने जा रहे थे, तो तब उसके खिलाफ सारा देश एकजुट होकर मूवमेंट में लगा। तो ऐसा ही एक यूनाइटेड एफर्ट कर्नाटका के दलित ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हुआ। उन सभी ने अंबेडकर 6 को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, यहाँ एक मूवमेंट चल रही थी दलित मूवमेंट, वहाँ से वो ब्रांच आउट होते हुए बहुत अलग अलग तरह के मूवमेंट्स हो गए थे, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए थे, सारे ने एक जगह आने का उन्होंने ठान लिया और दिसंबर 6 को बहुत बड़ा ऐसा एक कन्वेंशन बनाया। वो कन्वेंशन चला जहाँ पर RSS का प्री इंडिपेंडेंस टाइम में जब RSS का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन बेंगलुरु में चला था, तो उस कन्वेंशन में ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि गोडसे आया था। गोडसे ने वहाँ पर उस कन्वेंशन में भाग लिया, जो एक ग्राउंड है, नेशनल कॉलेज ग्राउंड बोला जाता है। उसी ग्राउंड में दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना बहुत बड़ा कन्वेंशन बनाया। पहले बार कर्नाटक के हिस्ट्री में उस एरिया में, जिसको हार्ट ऑफ RSS, हार्ट ऑफ ब्राह्मणिज्म बोला जाता है, वहाँ पर ऐसा बहुत बड़ा कन्वेंशन बना। बाबा साहेब जी की फोटोस हर जगह लगी और नीले फ्लैग को लेकर रास्तों में लोग अपने आप वॉलंटरीली उन्होंने जुलूस निकाले। तो उसके बाद दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने सबसे पहले कर्नाटक में ये अनाउंस किया कि इस बार हम ज़रूर बीजेपी को हराएंगे। जब ये बात बाहर आई तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस जगा सारे कर्नाटक में, जो अंदर ही अंदर छुपी हुई थी कि इस बार कैसे भी बीजेपी को हराना ही है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इलेक्शन के टाइम 2018 में मैंडेट तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी का गवर्नमेंट नेचुरली पीपल्स मैंडेट लेकर गवर्नमेंट उन्होंने नहीं रचाया। उन्होंने ऑपरेशन कमला का बहुत बड़ा गंदी हरकत की और उसके बाद ही वो गवर्नमेंट बना पाए। तो इसको हराने की बहुत ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसको हराना। और इसके लिए जो सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स उन्होंने बनाए। तो ये एफर्ट्स शुरू हुए वहाँ के वो डिक्लेरेशन से। तो उसके बाद अलग अलग तरह के नेटवर्क यहाँ पर काम करते गए। लेकिन दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ज़रूरी थी। दो चीज़ इलेक्शन के दौरान किसी भी हालत पर करना ही पड़ता है, वो करने का इम्पोर्टेंट काम बचा हुआ था। वो था ये ऊपर से एक बहुत अच्छा वेरी पावरफुल नैरेटिव सेटिंग करना ज़रूरी था, और नीचे से बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त एक मजबूत नेटवर्क बनाने की ज़रूरत थी। तो ये दो चीज़ करने में मुझे लगता है एद्देळु कर्नाटका का एक योगदान रहा है, एक रोल एद्देळु वेकअप कर्नाटका ने उसमें एक रोल अपना प्ले किया है। तो नेटवर्क सेट करने का ये बात इसलिए आता है कि हम सब लोग जानते हैं हमेशा नेटवर्क सेटिंग आजकल के ज़माने में बहुत बड़े पैमाने पर मोदी और RSS और बीजेपी के तरफ से होता गया है।
वो नैरेटिव सेट करते हैं और हमें ऐसे पोजीशन में डिफेंस में हमें ढकेला जाता है जहां पर हम सिर्फ उसके रिएक्शंस देते जाएं। वो पहले बोलेंगे और हम उसके बाद उसको रिएक्ट करेंगे। उनके हाथ में नैरेटिव सेटिंग का बॉल जो है वो उनके कोर्ट में रहता है, वो अपने हिसाब से उसको खेलते जाते हैं। तो इसे कहीं ना कहीं इसको तोड़ना था, इसको रोकना था। तो सबसे पहला डिस्कशन ये हुआ जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टेट से भी लोग आए थे, महाराष्ट्र से कुछ साथी आए थे और विजय महाजन जी, योगेंद्र यादव जी, अलग अलग ऐसे लोग जो ऑल इंडिया मूवमेंट्स खड़े करने में लगे हुए हैं वो लोग भी आए थे। और क्रिश्चियन कम्युनिटी के नेटवर्क से, मुस्लिम कम्युनिटी के नेटवर्क से, अलग अलग कम्युनिटी नेटवर्क से, दलित कम्युनिटी के नेटवर्क से अलग अलग कम्युनिटी लीडर्स भी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हुए आए थे। कर्नाटका के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत बड़ा वर्कशॉप मार्च 5 को 2023 मार्च 5 को हुआ, जहां पर मई 5 को हमारा इलेक्शन था। मई 10 को इलेक्शन था, सिर्फ 2 महीने तब ये बात वहां पर डिस्कशन हुआ कि वहीं पर उसका नाम भी तय हुआ, वेकअप कर्नाटका का नाम वहीं पर तय हुआ। सारे लोगों ने मिलकर उसका नाम चुना कि हम इसको वेकअप कर्नाटका, एद्देळु कर्नाटका बुलाएंगे मूवमेंट को। दलित ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कर्स, विमेन, यूथ एंड ऑल टाइप्स ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वर देयर। सो वहाँ पर ये डिस्कशन जब हुआ तो ये बात हमने सीख ली कि ये तो बहुत क्लियर कट ये दिख रहा है। सर अभी 3 मिनट है, बोलिए 2 मिनट में जितना बोल सकती हूँ उतना बोलूँगी। तो ये तो बहुत क्लियर था, बीजेपी ने उससे 1 साल पहले से ही इलेक्शन का अपना जो नैरेटिव होगा उसने वो क्लियर मैसेज दिया हुआ था। आप सब जानते हैं हिजाब का जो इश्यू खड़ा किया कर्नाटक में, स्कूल्स में स्कूल जाने वाले बच्चों का हिजाब को लेके इतना बहुत बड़ा दंगा फसाद करवा दिया कॉलेजेस में, और मीडिया को लेके उसको इतना ब्लो अप किया। हालांकि सिर्फ 17 कॉलेजेस में 4,000 कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस कर्नाटक में, उसमें सिर्फ 17 कॉलेजेस में प्रोटेस्ट हुआ, जहां सैफरन शॉल पहन के बच्चा है हिजाब के खिलाफ। लेकिन ऐसा ब्लो अप किया गया उसको कि ऐसे लगा सारा कर्नाटक जल रहा है हिजाब के इश्यू को लेके। वो मीडिया का, गोदी मीडिया का इम्पैक्ट था। तो ये तो बहुत ऐसे बहुत सारे, मैं एग्जांपल्स देने के लिए टाइम नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट्स को देखकर हमें ये तो पता चल रहा था कि उन्होंने तय किया है कि कम्युनलिज्म और हेट्रेड, कम्युनल हेट्रेड ही उनका नैरेटिव है इसके लिए। तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम ये करना था कि नैरेटिव को बदलना था। तो हम लोगों ने सारे सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और सारे अपने यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स, प्रोग्रेसिव मीडिया, टीवी मीडिया, न्यूज़पेपर, सारे अखबार पढ़ नहीं रहे हैं। बोले सर कर्नाटक में फॉर्चुनेटली हमें टीवी को तो हम भूल गए हैं, लेकिन अखबार ऐसे कुछ हैं आज भी जहाँ पर अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में अच्छे लोग आज भी कुछ हद तक पर्सनली इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। तो उन सभी का एक बहुत अच्छा नेटवर्क बना। इन्होंने नैरेटिव को बदलने का बहुत जोर से उस पर काम किया। टीपू सुल्तान के खिलाफ वो वक्कलिगा कम्युनिटी को अगर खड़ा करना चाहे तो उसको हरा दिया गया, ऐसे नेटवर्क्स बदलने का काम किया। और नीचे जाके नेटवर्किंग करने का लोगों के बीच में, फाइनली इलेक्शंस तो जमीन पर लड़े जाते हैं, बूथ में लड़े जाते हैं, तो बूथ तक जाके काम करने की जरूरत थी। तो इसके लिए इसमें बहुत काम आई कम्युनिटी नेटवर्क्स, जो मुस्लिम कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दलित कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे सारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, इन सभी को एकजुट करके, इन सभी के साथ इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम ये सब साथ मिलके काम करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। इसके बारे में उनसे बात हुआ। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी एक साथ हुए और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी एक साथ मिले। तो इस तरीके से एक जो नेटवर्क नीचे से उभर कर आया, तो इसी नेटवर्क के जरिए वहाँ पर इलेक्शन के समय पे पार्टी ने जितना काम किया उतना ही या उससे भी थोड़ा इफेक्टिव काम सिविल सोसाइटी के तरफ से ये काम हुआ। और ऐसा ही अलग अलग नेटवर्क्स ने भी काम किया। लेफ्ट पार्टी के नेटवर्क्स ने अपने ही इसमें काम किया। और जहाँ पर हमारे देवनूर महादेवा जी सर हैं, एसआर हिरेमठ सर हैं, इन सभी ने मिलके इनका बहुत बड़ा एक टीम है। इनका इंटेलेक्चुअल्स और जो पीपल बहुत क्रेडिबिलिटी रखते हैं सोसाइटी में, उन्होंने भी डिक्लेरेशंस किए कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं कर्नाटक में। तो ये सब मिलके इसका
सबका एकजुट होने के कारण जो इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी के ऊपर, इसको हमने इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम पर देखा है। और इसमें जब ग्राउंड पर जब काम कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे सलमान भाई आए हैं, उनसे आप लंच पे या किसी और टाइम पे बात भी कर सकते हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में हुआ। तो इस बार माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत ही दे वेंट ऑल आउट अगेंस्ट बीजेपी। उतना इजी नहीं था डेफिनेटली, जो भी हो सकता है वो इम्पैक्ट उन पर ही बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया बीजेपी को हराने में। लेकिन ये बात जहाँ तक इलेक्शन है वहाँ तक ही ये बात है। इसके बाद में जो काम है वो बहुत बड़ा है अभी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा इश्यू है। गवर्नमेंट जो आई है इलेक्ट होके, ऐसा नहीं कि वो हमारी गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है। तो इसको लेके अकाउंटेबिलिटी के बारे में और फैसिज्म को बहुत लंबे टाइम में हराने के बारे में हम सभी को मिलकर काम करना है। तो वहाँ पर हम वी विल लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मल्लिके, आपने एक अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ, इसके लिए आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी बात, हिंदी में आपको 100 में से मैं 85 देता हूँ, मेरा ख्याल है। 100 दे दो।